गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, प्रिया शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय में आपका स्वागत है। हम पढ़ेंगे मैथ्स में अमूर्त बीजगणित, बीएससी थर्ड ईयर। हमारी यूनिट थी थर्ड, चैप्टर नंबर 8। इसके पीछे वाले वीडियो में हमने इसकी डेफिनेशन देखी, 2 थ्योरम देखी, ठीक है। उन डेफिनेशन और थ्योरम के बाद में हमने कहा कि जो भी बाकी के एग्जाम्पल थ्योरम वगैरह है वो हम नेक्स्ट एग्जाम्पल वीडियो में करेंगे। तो आपने नेक्स्ट इससे पहले वाला, अगर ये वीडियो समझना चाहते हो तो इससे पहले वाला वीडियो जरूर देखना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो उसके पीछे वाले वीडियो में छोटी छोटी बातें बताती हूँ कि हमने क्या क्या किया था। पहले हमने क्या देखा था, उपवलय की डेफिनेशन देखी थी। तो उपवलय की डेफिनेशन, पहले वलय उपवलय यानी कि वलय के कुछ पार्ट्स उपवलय में मैंने बताया था कि उपवलय क्या कहलाता है। उपवलय के लिए 2 कंडीशन थी, A बिलोंग्स टू K, B बिलोंग्स टू K, तो A प्लस B बिलोंग्स टू B K होना चाहिए। ये किसके लिए था, योग के लिए। और A बिलोंग्स टू K, B बिलोंग्स टू K, तो A डॉट B बिलोंग्स टू B K हो जाएगा। ये किसके लिए है, गुणा के लिए, ये कंडीशन थी उसमें। उसके बाद में हमने देखा था कि इसके कुछ एग्जाम्पल्स किए थे हमने कि कौन, या अगर कोई वलय है तो इसका उपवलय कैसे निकालेंगे, वलय। और इसमें वलय का उपवलय निकालने के लिए हमें जो 2 प्रॉपर्टी है बस उसी को सेटिस्फाई करवाना है और कुछ नहीं है इसके अलावा। अब आज देखेंगे हम इसके नेक्स्ट वाला टॉपिक, वो है आपका उपक्षेत्र, ठीक है। उपवलय का उपवलय, क्षेत्र का उपक्षेत्र, ठीक है। तो क्षेत्र आपने इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़ा था कि क्षेत्र किसे कहते हैं, ठीक है। क्षेत्र के लिए कितनी कंडीशन थी हमारे पास, 3 कंडीशन। कौन कौन सी थी, क्षेत्र, पहले मैं बता देती हूँ आपको क्षेत्र, ठीक है। क्षेत्र के बाद में आप पढ़ लोगे कि बाद में पढ़ेंगे कि उपक्षेत्र किसे कहते हैं। क्षेत्र से पहले उपक्षेत्र तो आना चाहिए। जैसे हमने उपवलय पढ़ा, उपवलय से पहले वाला चैप्टर क्या था, वलय। तो वलय के बारे में पूरा डिटेल से करने के बाद में उपवलय पढ़ा, तो हमने उस वलय वाले चैप्टर में ही हमारा क्या था, क्षेत्र, और इसमें क्या आ गया, उपक्षेत्र, ठीक है। तो क्षेत्र किसे कहते हैं, पहली चीज यानी कि क्षेत्र के लिए R वो प्लस के लिए क्या होना चाहिए, क्रम विनिमय, ठीक है। पहली कंडीशन ये थी। दूसरी कंडीशन क्या थी आपकी कि R -0 और डॉट, कि R है वो आपका 0, मतलब R में 0 नहीं होना चाहिए। 0 को छोड़कर जितनी भी संक्रिया लगाएंगे वो क्या होनी चाहिए, क्रम विनिमय, ठीक है। अब आप मुझे बताओ कि रियल नंबर में से मार्क क्यों छोड़ रहे हैं, क्योंकि गुणा के लिए हमेशा तत्समक अवयव 1 होता है। अगर 0 को ऐड कर देंगे तो सारी संख्या क्या हो जाएगी, हमारी 0 हो जाएगी और हमें एक आइडेंटिटी प्राप्त नहीं होगा, ठीक है। तीसरी चीज है आपकी बंटनशीलता, किसके लिए थी हमारी बंटनशीलता, गुणा की योग पर बंटनशीलता। गुणा की योग पर बंटनशीलता क्या होगी, A डॉट B प्लस C किसके बराबर होगा, A डॉट B प्लस A डॉट C के बराबर, ठीक है। ये क्रम विनिमय है, इसलिए क्रम बंटनशीलता भी किसके नियम का पालन करती है, क्रम विनिमय नियम का। यानी कि इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि B प्लस C डॉट A इक्वल टू किसके बराबर होगा, B डॉट A प्लस C डॉट A, ठीक है। ये तीनों कंडीशन थी आपकी क्षेत्र की, ठीक है। ये तीनों कंडीशन क्षेत्र की है। अब हम पढ़ेंगे उपक्षेत्र। किसी क्षेत्र F के, देखो आ गया ना क्षेत्र आपका, किसी क्षेत्र F के एक रिक्त नॉन इम्पटी उपसमुच्चय, यानी कि नॉन इम्पटी जो सबसेट होगा वो हमारा क्या होगा, नॉन इम्पटी अरिक्त उपसमुच्चय के को क्षेत्र F का उपक्षेत्र कहते हैं यदि K F की संक्रियाओं के लिए समवर्त हो। जो K है वो किसकी संक्रियाओं के लिए, F की संक्रियाओं के लिए क्या हो, क्लोजर हो। तो क्लोजर की प्रॉपर्टी क्या थी हमारी, एक एलिमेंट्स अगर हम सेट में से ले रहे हैं, 2 एलिमेंट सेट में से ले रहे हैं, दोनों में संक्रिया कराने के बाद में अगर हमें एलिमेंट वापस सेट में ही प्राप्त हो रहा है तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है, समवर्त है। फॉर एग्जाम्पल जैसे A बिलोंग्स टू N, B बिलोंग्स टू N,
तो अगर a प्लस बी वो भी किस में आना चाहिए, मेरा n में ही मिलना चाहिए, यानी कि a जो वैल्यू ले रही है वो किस में है, आपकी नेचुरल नंबर में, b भी नेचुरल नंबर में, इनमें किसकी संक्रिया लगा रही हूँ मैं, प्लस की, तो वो भी मुझे किस में ही मिलना चाहिए, नेचुरल नंबर में ही मिलना चाहिए। अगर ये नेचुरल नंबर में मिल रहा है तो मैं कह सकती हूँ कि मेरा फलन क्या है, समवर्त फलन है। तो किसी क्षेत्र F के अरिक्त उपसमुच्चय, देखो उपसमुच्चय है ये, किसका, क्षेत्र का उपसमुच्चय उपक्षेत्र हो गया, तो क्षेत्र F के अरिक्त उपसमुच्चय K को क्षेत्र F का उपक्षेत्र कहते हैं यदि K F की संक्रियाओं के लिए समवर्त हो। अब देखो संक्रियाएं कौन कौन सी है, पहली है A belongs to K, B belongs to K, दिस implies A plus B belongs to K। आ गई ना क्लोजर की प्रॉपर्टी, मैंने भी तो यही बताई थी, अगर A n में बिलोंग कर रहा है, B भी n में कर रहा है, यहाँ पे हमारे पास सेट के लिया हमने K लिया है, यहाँ मैंने सेट लिया था n, ठीक है। तो यहाँ अगर A K में बिलोंग कर रहा है, B भी K में बिलोंग कर रहा है, तो इनमें योग संक्रिया लगाएंगे A प्लस B, वो भी किस में बिलोंग करना चाहिए, हमारा K में, ठीक है। इसी प्रकार गुणा के लिए देखते हैं, तो A belongs to K, B belongs to K, दिस implies A dot B belongs to K, यानी कि अगर इनमें गुणा की संक्रिया लगाते हैं तो वो भी K में ही बिलोंग करनी चाहिए। अगर ये दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है तो हम कह सकते हैं जो K है हमारा वो क्षेत्र F का उपक्षेत्र है, ठीक है। तथा साथ ही K स्वयं भी इन प्रेरित संक्रियाओं के सापेक्ष एक क्षेत्र है, यानी कि K में भी ये सारी संक्रियाएं क्षेत्र के लिए लगनी चाहिए, यानी कि F क्षेत्र है, ठीक है। क्षेत्र कब होगा, जब ये तीनों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। तो ये कह रहा है कि K भी इन तीनों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे, इसके साथ F की जो दो संक्रियाएं हैं उसके में भी उन दोनों को भी क्या करे, वो सेटिस्फाई करे, ठीक है। स्पष्टतः प्रत्येक क्षेत्र F स्वयं का उपक्षेत्र होता है, हमने उपवलय के भी तो पढ़ा था कि कोई भी वलय स्वयं की उपवलय होती है। तो यहाँ क्या है, हमारे पास क्षेत्र है, तो क्षेत्र F यानी कि क्षेत्र हमारा F से डिनोट कर रहे हैं, स्वयं का उपक्षेत्र होता है। क्षेत्र F के अतिरिक्त क्षेत्र यानी F के जो F है हमारा, उसके अलावा जितने भी क्षेत्र बचेंगे उनको हम क्या कहेंगे, F के अतिरिक्त क्षेत्र F का उपक्षेत्र क्षेत्र F का उचित उपक्षेत्र कहलाता है। हमने उपवलय में पढ़ा था कि R व 0 ये तो क्या कहलाते हैं, विषम उपवलय, यानी कि R अगर हमारे वलय में R है और 0 है, इन दोनों को इंक्लूड कर देंगे तो ये तो क्या कहलाएगा, हमारा विषम उपवलय। इनको छोड़कर इसके अतिरिक्त बाकी जो वलय बच रहा है उसको उचित उपवलय कहा था। यहाँ भी वही चीज है, देखो कि क्षेत्र F के अतिरिक्त क्षेत्र, F को उठा दिया, अतिरिक्त यानी कि F को उठा दिया, क्षेत्र F का उपक्षेत्र क्षेत्र F का उचित उपक्षेत्र कहलाता है, ठीक है। सेम है जिट जैसे उपवलय के लिए था वैसा का वैसा ही किसके लिए है, उपक्षेत्र के लिए है, ठीक है। आपको डेफिनेशन अच्छे समझ में आई भाई, उपवलय में भी यही था, वहां पे भी A belongs to K, B belongs to K, A plus B belongs to K था, क्योंकि वो भी तो समवर्त के लिए, तो देखो यहाँ पे ले रहे, वहां पे हम वलय ले रहे थे एक, उसके लिए भी ये दोनों प्रॉपर्टी अगर सेटिस्फाई हो रही है तब वो उपवलय कहलाता था। लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या है, क्षेत्र है, तो जैसे वलय की 6 कंडीशन थी उसी प्रकार क्षेत्र की कितनी कंडीशन है, हमारी 3 कंडीशन है। अगर इन तीनों कंडीशनों को सेटिस्फाई करेगा हमारा उपक्षेत्र तब, और साथ ही दोनों इन दोनों को भी सेटिस्फाई करेगा तब वह क्षेत्र का उपक्षेत्र कहलाता है, ठीक है। ये हो गई उपक्षेत्र की डेफिनेशन। तो एक बार दोबारा देख लेते हैं, किसी क्षेत्र F के एक अरिक्त उपसमुच्चय K को क्षेत्र F का एक उपक्षेत्र कहते हैं यदि K F की संक्रियाओं के लिए, देखो K F की संक्रियाएं कौन कौन सी है, प्लस की संक्रिया और डॉट की संक्रिया, ये हो गई इसकी संक्रिया। K F की संक्रियाओं के लिए समवर्त हो, अर्थात A belongs to K, B belongs to K, दिस implies A plus B belongs to K, और गुणा के लिए क्या हो जाएगी, A belongs to K, B belongs to K, तो A dot B belongs to K। देखो K क्या है हमारे पास, यहाँ पे जो एलिमेंट्स ले रहे हैं वो किस में से ले रहे हैं, हम उपक्षेत्र में से तो कोई एलिमेंट्स ले रहे हैं वो उपक्षेत्र का है, तो इनमें संक्रिया लगाने के बाद में भी वो किस में आना चाहिए, उपक्षेत्र में ही आना चाहिए।
ठीक है। साथ ही के स्वयं भी इन प्रेरित संक्रियाओं के सापेक्ष एक क्षेत्र है वहां पे, ताकि साथ ही आर स्वयं की प्रेरित संक्रियाओं के लिए एक वलय है। ठीक है, स्पष्टतः प्रत्येक क्षेत्र एफ स्वयं की उपक्षेत्र है। क्षेत्र एफ के अतिरिक्त क्षेत्र एफ का उपक्षेत्र के क्षेत्र एफ का उचित उपक्षेत्र कहलाता है। यानी कि किसको कहेंगे हमें, के को उचित उपक्षेत्र। ठीक है, डेफिनेशन समझ में आई अच्छे से? क्योंकि आपके डेफिनेशन अच्छे से समझ में आएगी तब भी आप थ्योरम कर सकते हो इसकी, तो डेफिनेशन को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, आप देखो नेक्स्ट, अभाज्य क्षेत्र। उपक्षेत्र देख लिया आपने, अब देखते हैं अभाज्य क्षेत्र। यदि किसी क्षेत्र का कोई भी उचित उपक्षेत्र नहीं है तो ऐसे क्षेत्र को अभाज्य क्षेत्र। देखो उचित उपक्षेत्र, पहली चीज अगर आपको पता होगी कि उचित उपक्षेत्र किसे कहते हैं तभी तो आप बता पाओगे कि ये एक अभाज्य क्षेत्र है। अरे उचित उपक्षेत्र का मतलब है कि F के अतिरिक्त इसमें और कोई भी उपक्षेत्र नहीं है। हमने क्या कहा था कि क्षेत्र F के अतिरिक्त क्षेत्र F का उपक्षेत्र उसका उचित उपक्षेत्र कहलाता है। यही तो थी डेफिनेशन हमारे उपक्षेत्र की, पीछे वाले हमने किया था ना हमने। तो ये कह रहा है कि यदि उचित उपक्षेत्र नहीं है किसी भी क्षेत्र का, यानी कि सिर्फ एक ही क्षेत्र है, इसके अतिरिक्त और कोई भी क्षेत्र नहीं है, तो वो क्या कहलाता है, अभाज्य क्षेत्र। ऐसे समझ लो कि एक क्षेत्र को हम विभाजित नहीं कर सकते, एक क्षेत्र को विभाजित करेंगे तभी तो हमारे पास उचित उपक्षेत्र मिलेंगे हमें। लेकिन ये क्या कह रहा है कि अगर एक क्षेत्र को हम विभाजित नहीं कर पा रहे, यानी कि टुकड़ों में विभाजित नहीं करें, इसके कोई भी उचित उपक्षेत्र हमें नहीं मिल रहे, उसे क्या कहते हैं, अभाज्य क्षेत्र। ठीक है, अगर आप वैसे इजीली वे में समझना चाहो तो एक संख्या ले लो, उसको हम टुकड़ों में विभाजित नहीं कर सकते, वो अभाज्य संख्या ही कहलाती है। तो यहाँ बात किसकी हो रही है, क्षेत्र की। तो क्षेत्र को अगर हम इसके उपक्षेत्र नहीं बना सकते तो वो क्या कहलाएगा, उसका अभाज्य क्षेत्र कहलाएगा। ठीक है, इजी सी डेफिनेशन है। चलो नेक्स्ट थ्योरम है आपकी, देखो क्षेत्र पर ही है। क्षेत्र F के अतिरिक्त उपसमुच्चय के का उपक्षेत्र होने के लिए ये कह रहा है कि जो आपका क्षेत्र F है, इस क्षेत्र का उपक्षेत्र K, यानी कि K को F का उपक्षेत्र होने के लिए आवश्यक तथा पर्याप्त प्रतिबंध यह है, यानी कि इसके लिए नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन ये दोनों होनी चाहिए, तभी यह K F का उपक्षेत्र हो सकता है। अगर ये दोनों कंडीशन नहीं करेगा सेटिस्फाई ये, तो ये इसका उपक्षेत्र नहीं होगा। ठीक है, तो उपक्षेत्र ये दोनों कंडीशन वहां हमारे पास था, A बिलोंग्स टू K, B बिलोंग्स टू K, A प्लस B बिलोंग्स टू K। ठीक है, यहाँ आ गया आपके पास ये चीज, तो आप कंफ्यूज मत होना इसमें। दूसरा है A बिलोंग्स टू K और B बिलोंग्स टू K, बट B किसके बराबर नहीं है, 0 के बराबर नहीं है। ये कह रहा है कि A K में बिलोंग कर रहा है, B भी K में बिलोंग कर रहा है, लेकिन B किसके बराबर नहीं है, 0 के बराबर नहीं है। तो A डॉट B इनवर्स बिलोंग्स टू K, यानी कि B का प्रतिलोम B इनवर्स वो भी किस में बिलोंग करना चाहिए, K में। अगर इन दोनों प्रॉपर्टी को ये सेटिस्फाई करता है K, तो हम कह सकते हैं कि क्षेत्र F का K क्या है, उपक्षेत्र है। ठीक है, इसके लिए पहली कंडीशन हमारी क्या होगी, इसके लिए पहले देखेंगे हम एक तो आवश्यक प्रतिबंध और दूसरा प्रतिबंध की पर्याप्तता। पहले प्रतिबंध की आवश्यकता देखेंगे, उसके बाद में प्रतिबंध की पर्याप्तता। पहले लिखो प्रतिबंध की आवश्यकता। ठीक है, प्रतिबंध की आवश्यकता में हमें क्या करना है, इन दो एलिमेंट्स लेने हैं और इनमें संक्रिया लगाने के बाद में ये दोनों एलिमेंट्स भी K में ही बिलोंग करने चाहिए। हमने जो दिया हुआ है पहले वो मान लेते हैं, माना K क्षेत्र F का एक उपक्षेत्र है। हमने क्या मान लिया कि माना K क्षेत्र F का उपक्षेत्र है, तथा डेफिनेशन तो लिखेंगे ना इसकी,
एफ की संक्रियाओं के लिए समवर्त है तथा एफ की संक्रियाओं के लिए समवर्त है। ठीक है, ये डेफिनेशन ही लिखी है हमने किसकी, उपक्षेत्र की। यही तो था कि के उपक्षेत्र कहलाता है यदि वह एफ की संक्रियाओं को सेटिस्फाई करता है। ठीक है, अब हमने मान लिया कि माना A बिलोंग्स टू के, ए के में बिलोंग कर रहा है तथा B बिलोंग्स टू के। ठीक है, दिस इंप्लाइज A बिलोंग्स टू के, B बिलोंग्स टू माइनस B बिलोंग्स टू के। अगर A के में बिलोंग कर रहा है, B भी के में बिलोंग कर रहा है, तो क्या इसका प्रतिलोम इसमें बिलोंग नहीं करेगा? मैंने क्या कहा था कि के अगर समवर्त है तो वह अपने प्रतिलोम को भी एग्जिस्ट करता है, यानी कि अगर A इसमें बिलोंग करता है इसका प्रतिलोम भी क्या करेगा, इसमें बिलोंग करेगा। क्यों? देखो, अगर ये माइनस B भी इसमें बिलोंग कर रहा है तो हमारी कंडीशन क्या थी, हमारा फॉर्मूला क्या था, हमारा फॉर्मूला ये था कि अगर A बिलोंग्स टू के, B बिलोंग्स टू के, दिस इंप्लाइज A प्लस B बिलोंग्स टू के। ठीक है, अब इसमें रख दें कि यहाँ पे क्या रहा है, A बिलोंग्स टू के, B बिलोंग्स टू के, सॉरी माइनस B बिलोंग्स टू के, दिस इंप्लाइज A माइनस B बिलोंग्स टू के। यानी कि हमारे पास आ गया कि A भी K में बिलोंग कर रहा है, माइनस B भी K में बिलोंग कर रहा है, तो A माइनस B भी K में बिलोंग करेगा, क्योंकि K, चूंकि यहाँ लिख देंगे हमें, चूंकि K जो है वो F की संक्रियाओं के लिए समवर्त है, F की संक्रियाओं के लिए समवर्त है। ठीक है, अगर K F की सभी संक्रियाओं के लिए समवर्त है तो इसकी जितनी भी संक्रियाएं होगी उन सब के लिए क्या करेगा, उनकी कंडीशन को फॉलो करेगा। ठीक है, इसी प्रकार हम किसके लिए करें, गुणा के लिए करें। अगर हम गुणा के लिए करते हैं तो माना A बिलोंग्स टू K और 0 इज नॉट इक्वल टू B बिलोंग्स टू K। ठीक है, दिस इंप्लाइज अगर A K में बिलोंग कर रहा है और 0 इज नॉट इक्वल टू B इनवर्स B K में बिलोंग करेगा। B इनवर्स क्या है, B का प्रतिलोम। ठीक है, इनमें संक्रिया लगा दो तो संक्रिया क्या आएगी, A बिलोंग्स टू के, B माइनस B बिलोंग्स टू के, दिस इंप्लाइज A डॉट B इनवर्स बिलोंग्स टू के। यानी कि ये भी इसमें बिलोंग करेगा कि A भी कर रहा है, B भी कर रहा है। क्यों करेगा, क्योंकि जो K है आपका वो F की संक्रियाओं के लिए समवर्त है, के लिए समवर्ती है। ठीक है, देखो इसका मतलब है कि अगर F में कोई भी संक्रियाएं लग रही है ना तो K में भी वो संक्रियाएं लगेगी। ये है कि K जो है वो F की संक्रियाएं, यानी कि F अगर समवर्त है तो K भी समवर्त होगा कि सभी संक्रियाओं को ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो आप देख लो, आवश्यक प्रतिबंध आपका सिद्ध हो गया कि इसमें भी यही आ रहा था कि A डॉट B इनवर्स बिलोंग्स टू K, और यहाँ पे आपके पास आ गया कि A बिलोंग्स टू K, यानी कि ये A बिलोंग्स टू K, B बिलोंग्स टू K। समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 व 2 से आप कह सकते हैं कि जो प्रतिबंध की आवश्यकता है वो दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करती है। अगर ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करती है तो हम कह सकते हैं कि ये है प्रतिबंध की आवश्यकता है। ठीक है, अब आगे क्या देखेंगे, प्रतिबंध की पर्याप्तता। तो ये समझ में आ गई इसकी आवश्यकता में आपको कुछ ही नहीं करना है। देखो ये तो क्या लिखा है, मैंने जो इसकी डेफिनेशन है वही लिखी है, जो हमारी उपक्षेत्र की डेफिनेशन है ना वही है कि माना के क्षेत्र F का एक उपक्षेत्र है, ठीक है, तथा F की संक्रियाओं के लिए समवर्त है। यही तो थी हमारी डेफिनेशन, F की संक्रियाओं के लिए समवर्त है तो वो था, वहां पे था कि A बिलोंग कर रहा है K में
और बी भी बिलोंग कर रहा है के में, दिस इम्प्लाइज ए प्लस बी भी किस में बिलोंग करेगा, के में। और अगर ए बिलोंग कर रहा है के में, बी भी के में बिलोंग कर रहा है, तो इनका डॉट प्रोडक्ट भी के में बिलोंग करेगा। यही थी हमारे उपक्षेत्र की डेफिनेशन। तो इस डेफिनेशन को लेकर ही हम चल रहे हैं। देखो ए बिलोंग्स टू के, बी बिलोंग्स टू के, तो अगर ए के में बिलोंग कर रहा है तो माइनस बी भी के में ही तो बिलोंग करेगा, क्योंकि के हमारा पूरा सेट है, क्षेत्र का उपक्षेत्र कि एफ में जितने भी एलिमेंट्स है ना वो के में है। हाँ एफ में ज्यादा हो सकते हैं लेकिन के में एफ से ज्यादा नहीं हो सकते। तो अगर ये एफ में, एफ की सभी क्रियाओं के लिए तो ये समवर्त है, तो हम कह सकते हैं अगर बी के में है तो माइनस बी भी के में हो सकता है, क्योंकि ये एफ की सारी कंडीशन को फॉलो करते चल रहा है। अतः ए बिलोंग्स टू के, ये हमारी कंडीशन थी पहली, तो इसमें हमने क्या रख दिया, मान रख दिया। जैसे ए बिलोंग्स टू के माइनस बी, तो यहाँ प्लस की जगह क्या आ जाएगा आपका माइनस। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे देखो किसके लिए करेंगे, प्लस के लिए हो गया, अब किसके लिए, गुणा के लिए। माना कि ए के में बिलोंग कर रहा है और इसने लिखा है कि जो बी है वो 0 के बराबर नहीं है, तो अगर बी के में बिलोंग कर रहा है तो इसका इनवर्स भी किस में बिलोंग करेगा, के में। ठीक है, इनमें क्या किया, डॉट की संक्रिया लगा दी, यानी कि ए डॉट बी इनवर्स बिलोंग्स टू के, चूंकि के क्या है, एब की संक्रियाओं के लिए समवर्त है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट, यानी कि इसी का प्रतिबंध की पर्याप्तता। प्रतिबंध की पर्याप्तता, मैंने बताया था प्रतिबंध की पर्याप्तता और आवश्यकता में क्या होता है। जैसे आप कोई भी थ्योरम प्रूफ करते हो ना, तो अगर उसका विलोम होता है वो किस में आता है, प्रतिबंध की पर्याप्तता में ही आता है। ठीक है, अब आपको प्रतिबंध की पर्याप्तता में क्या दिया हुआ है, पहली चीज तो कि जो दिया हुआ है, जो सिद्ध किया है वो तो हमें दिया हुआ है, और जो हमें पहले दिया हुआ था वो सिद्ध करना है। इसका उल्टा ही तो करते हैं ना, तो हमें ऐसे समझ लो कि a बिलोंग्स टू के हमने सिद्ध किया था, अभी माइनस b बिलोंग्स टू के, दिस इम्प्लाइज a माइनस b बिलोंग्स टू के, और a बिलोंग्स टू के, a बिलोंग्स टू के, b इनवर्स बिलोंग्स टू के नॉट इक्वल्स टू 0, दिस इम्प्लाइज a डॉट b इनवर्स बिलोंग्स टू के। ये तो क्या है, हमें गिवन है, यानी कि दिया हुआ है। ठीक है, अब हमें सिद्ध करना है, यानी कि इन दोनों कंडीशन को लेकर ही चलना है हमें, यानी कि हम कुछ भी एलिमेंट्स ले सकते हैं। अब लिख दो, इन समीकरणों, नाम दे देते हैं इनको, इन समीकरणों का प्रयोग करने पर इसके लिए मैंने किया कि a अगर किस में बिलोंग कर रहा है, के में, यानी कि दोनों में मैंने क्या किया, सेम एलिमेंट्स ले लिया, ए बी ले लिया और ए बी दोनों ए में ले लिया। तो मैं देख रही हूँ कि अगर ए, ये वाली कंडीशन लगाती हूँ समीकरण फर्स्ट वाली, तो a माइनस ए क्या हो जाएगा, 0, तो 0 बिलोंग्स टू के, क्योंकि योग संक्रिया के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट्स क्या होता है, 0 होता है। अगर यहाँ ये 0 आ गया, ठीक है, अगर ये 0 आ गया, ये इसमें बिलोंग नहीं करता, तब तो हम ये एलिमेंट्स दोनों सेम नहीं ले सकते थे, लेकिन 0 योग के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट्स होता है, इसलिए हम दोनों में क्या ले सकते हैं, सेम एलिमेंट्स ले सकते हैं। इसी प्रकार यदि 0 बिलोंग्स टू के और a बिलोंग्स टू के, इसके लिए करें तो 0 माइनस ए इक्वल्स टू क्या आ गया, माइनस ए, ये भी किस में बिलोंग कर रहा था, के में, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले किया था, अगर b के में बिलोंग कर रहा है तो माइनस बी भी किस में बिलोंग करेगा, के में, क्योंकि प्रत्येक अवयव का गुणात्मक प्रतिलोम के में है। तो आप यहाँ लिख सकते हो कि प्रत्येक अवयव का गुणात्मक प्रतिलोम के में है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना, हमने दो तो कंडीशन लगा दी, ये तो हमारी सेटिस्फाई हो रही है। इसके बाद में एक नया लेते हैं, अगर हम ऐसे लें कि ए भी के में बिलोंग कर रहा है, बी भी के में बिलोंग कर रहा है, दिस इम्प्लाइज
अगर ए और बी के में बिलोंग कर रहे हैं तो ए बिलोंग्स टू के, दिस इंप्लाइज ए बिलोंग्स टू के और माइनस बी भी किस में बिलोंग करेगा, के में बिलोंग करेगा। अब क्या लगा देते हैं, ये वाली कंडीशन, यानी कि अगर ए और माइनस बी यानी कि ए माइनस बी बिलोंग्स टू के, दिस इंप्लाइज क्या आ गया, ए प्लस बी बिलोंग्स टू के। यही तो हमें लेके आना था, क्योंकि ए प्लस बी के में बिलोंग कर रहा था, हमारी उपक्षेत्र की पहली कंडीशन थी। अगर ये उपक्षेत्र की पहली कंडीशन किसके लिए आ गई हमारे पास, योग के लिए आ गई, क्योंकि योग संक्रिया के लिए के क्या है हमारे पास, संवर्त है। तो आप यहाँ कोष्टक में लिख सकते हो कि योग संक्रिया के लिए के संवर्त है। ठीक है, योग संक्रिया के लिए के संवर्त है। ठीक है, क्योंकि ये तो सभी ऐप की सभी कंडीशन को फॉलो कर रहा है, तो अगर ऐप संवर्त है तो के तो संवर्त होगा ही। ठीक है, अब देखते हैं, आप डॉट के लिए गुणा के लिए कर लिया, अब किसके लिए करेंगे, डॉट के लिए। यदि ए बिलोंग्स टू के, ठीक है, यदि आपका ए किस में बिलोंग कर रहा है, के में बिलोंग कर रहा है, तो आप मुझे ये बताइए कि क्या ए इनवर्स भी के में बिलोंग करेगा, क्या ए इनवर्स भी के में बिलोंग करेगा। अब जैसे मान लो ए बिलोंग्स टू के, ए बिलोंग्स टू के, दोनों में सेम लें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा कि हमारे पास क्या है, ए डॉट बी इनवर्स, क्योंकि यहाँ पे क्या था, बी इनवर्स के, यानी कि ऐसे समझ लो इनमें इनवर्स की संख्या लगानी है। जैसे ए डॉट यहाँ पे क्या है, बी इनवर्स, तो ए की जगह क्या आ जाएगा, ए इनवर्स बिलोंग्स टू के। तो ए डॉट ए इनवर्स कितना होता है भाई, गुणा के लिए तत्समक अवयव 1 होता है। ऐसे समझ लो ए इनवर्स का मतलब, देखो यहाँ से थोड़ा सा बता देती हूँ कि ए डॉट ए इनवर्स का मतलब है 1/a। ठीक है, ए से ए कैंसिल, क्या आ गया, 1 है। तो आप मुझे ये बताओ क्या 1 के में बिलोंग कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। क्यों, क्योंकि गुणा के लिए तत्समक अवयव आइडेंटिटी 1 होती है। अगर यहाँ योग होता तब तो हम नहीं कह सकते थे कि ये के में बिलोंग कर रहा है। अगर डॉट की संक्रिया लगती और हमारे पास 0 आ जाता तब, क्यों, क्योंकि 0 हमें कभी भी योग के लिए वो गुणा के लिए तत्समक अवयव नहीं होता। यानी कि हम कह सकते हैं कि 1 के में बिलोंग कर रहा है। अब किसके लिए करें, और एलिमेंट्स ले लेते हैं हम। जैसे 1 बिलोंग कर रहा है के में और ए भी किस में बिलोंग कर रहा है, के में, तो दिस इम्प्लाइज, इसके जैसे ही रखना है। देखो ए की जगह क्या जाएगा, 1। ठीक है, और ए इनवर्स हमारे पास एज इट इज है, डॉट ए इनवर्स क्या आएगा, ए इनवर्स, ये भी किस में बिलोंग करेगा हमारा, के में। क्यों, क्योंकि के में ये रहा गुणात्मक वो प्रतिलोम एग्जिस्ट करता है, क्योंकि के क्या है हमारा, संवर्त है। क्यों, क्योंकि ऐप की प्रत्येक संक्रिया के लिए, ऐप की जितनी भी संक्रियाएं हैं उन सबको फॉलो कर रहा है क्या, के। इसलिए अगर ए के में बिलोंग कर रहा है तो इसका इनवर्स भी के में बिलोंग करेगा। ठीक है, अब हम किसके लिए करें, जैसे 1 2 तीसरी किसके लिए आती है हमारी, ए बिलोंग्स टू के, बी बिलोंग्स टू के। ठीक है, दिस इम्प्लाइज, यहाँ से मैं लिख सकती हूँ कि अगर ए के में बिलोंग कर रहा है तो इसका इनवर्स भी किस में बिलोंग करेगा, के में बिलोंग करेगा। तो ये वाली कंडीशन लगा दूँ कि ए डॉट बी इनवर्स, यहाँ क्या आ जाएगा, ए डॉट बी इनवर्स तो मेरा एलिमेंट है, इसके ऊपर क्या लगाना है मुझे, इनवर्स, इनवर्स का इनवर्स बिलोंग्स टू के, यानी कि ए डॉट बी बिलोंग्स टू के। ये कौन सी प्रॉपर्टी आ गई, सेकंड, यानी कि सेकंड कंडीशन हमारी यही तो थी। अगर ए के में बिलोंग कर रहा है, बी भी के में बिलोंग कर रहा है, तो ए डॉट बी भी किस में बिलोंग करना चाहिए, के में। तो योग के लिए हमारे पास ये रही, इसमें भी यही था, यदि ए के में बिलोंग कर रहा है, बी भी के में बिलोंग कर रहा है, तो ए प्लस बी भी किस में बिलोंग करना चाहिए, के में। और यहाँ पे भी क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ,
हम दोनों कंडीशन लेके चले और हमारे पास क्या आ गई, क्षेत्र की डेफिनेशन। ठीक है, यानी कि हमने आवश्यक प्रतिबंध में क्या किया था कि इन दोनों कंडीशन को लेके चले थे हम, और हमारे पास क्या आई थी, ये दो कंडीशन। और पर्याप्त में हम क्या करेंगे, इन दोनों कंडीशन जो हमारे प्रूफ हुई थी उनको लेके चलेंगे और जो हमें सिद्ध करना है वो लेके आनी है। ठीक है, ये दोनों सिद्ध हो गई। तो इससे एक बार दोबारा समझा देती हूँ, ये वाली पर्याप्त प्रतिबंध दिया हुआ क्या है, ये हमें ये चीज दी हुई है जो हमने पहले प्रूफ की थी। ठीक है, ये दोनों कंडीशन। अब हम जो भी एलिमेंट लेंगे ना, उन दोनों एलिमेंट्स में ये दोनों संक्रियाएं लगाएंगे। ठीक है, जैसे इन समीकरण का प्रयोग करने पर A बिलोंग्स टू K, यानी कि A और A दो एलिमेंट ले लिए, ऐसे समझ लो, यहाँ पे भी A ले लिया और यहाँ पे भी A ले लिया। ठीक है, अब मुझे संख्या लगानी है ये वाली, तो A माइनस A, यानी कि A की जगह A, B की जगह मैंने क्या रख दिया, A रख दिया। क्या आ गया, 0, जो किसमें बिलोंग कर रहा है, K में, क्योंकि आइडेंटिटी के लिए तत्समक अवयव क्या है, 0। ठीक है, इसी प्रकार मैंने एक एलिमेंट और ले लिया कि 0 बिलोंग कर रहा है K में, A भी K में बिलोंग कर रहा है, तो 0 माइनस A इक्वल टू माइनस A। चूंकि प्रत्येक अवयव का गुणात्मक प्रतिलोम K में है। ठीक है, फिर किसके लिए, अब मैं कंडीशन क्या लेके आनी है, A प्लस B, तो A हो गया, B हो गया। अब A और B अगर K में बिलोंग कर रहे हैं तो A भी K में करेगा और माइनस B भी किस में बिलोंग करेगा, K में। तो यहाँ आ गया कि A भी K में बिलोंग कर रहा है, B भी K में बिलोंग कर रहा है, तो A माइनस B की जगह क्या आ जाएगा, माइनस B, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, यानी कि A प्लस B बिलोंग्स टू K, जो उपक्षेत्र की पहली कंडीशन थी हमारी। ठीक है, इसी प्रकार योग के लिए हो गया। फिर किसके लिए करेंगे, गुणा के लिए करेंगे। तो गुणा के लिए क्या क्या, अगर A K में बिलोंग कर रहा है, A भी K में, वही वैसे ही करेंगे जैसे योग के लिए किया था ना हमने, एज इट इज। देखो यहाँ पर मैंने 1 लिया है, बस इतना सा फर्क है। तो आप खुद ये तो खुद भी सोच सकते हो कि योग के लिए तो 0 लेंगे और गुणा के लिए 1 ही लेंगे, क्योंकि यहाँ मुझे गुणा की संक्रिया लगानी है, यहाँ पे मुझे योग की संक्रिया लगानी है। ठीक है, तो मैंने पहले तो A ले लिया, फिर 1 और A ले लिया, फिर B, जैसे यहाँ पे मैंने माइनस B लिया। ठीक है, यहाँ माइनस B क्यों ले रही हूँ, इसका गुणात्मक प्रतिलोम, क्योंकि योग के लिए गुणात्मक प्रतिलोम माइनस B होता है और गुणा के लिए गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है, B इनवर्स। ठीक है, देखो मैंने बताया था कि अगर इसका हम आइडेंटिटी निकालेंगे तो 1 कि मैं ऐसी कौन सी संख्या को ऐड करूं कि मेरे पास क्या आ जाए, उसका 0 आ जाए। तो मैंने क्या कहा था कि अगर A है तो इसमें अगर मैं माइनस A ऐड करूंगी तभी तो मेरे पास 0 आएगा, तभी तो आइडेंटिटी एलिमेंट आएगी, तभी मैं यहाँ पे क्या ले रही हूँ, माइनस B ले रही हूँ। आप इसमें कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पे तो माइनस B ले रहे हैं और यहाँ पे B इनवर्स ले रहे हैं। ठीक है, तो माइनस B क्यों ले रही हूँ, क्योंकि योग के लिए ले रही हूँ, और B इनवर्स किसके लिए ले रही हूँ, गुणा के लिए ले रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ आ गई A डॉट A इनवर्स, यानी कि A इनवर्स भी किस में बिलोंग करता है, हमारा K में। ठीक है, इसके बाद में अगर A इनवर्स K में बिलोंग कर रहा है तो तीसरे ले लिया मैंने, A बिलोंग्स टू K, B बिलोंग्स टू K, तो A K में कर रहा है तो B इनवर्स भी किस में बिलोंग करेगा, हमारा K में। तो इनमें मैंने किसकी संख्या लगा दी, डॉट की, यानी कि ये वाली कंडीशन लगाई है। इनवर्स है इसमें B के, तो मेरे पास B की जगह क्या है, B इनवर्स है, तो इनवर्स का इनवर्स वापस वही एलिमेंट, तो यानी कि A डॉट B इनवर्स का इनवर्स बिलोंग्स टू K, यानी कि A डॉट B बिलोंग्स टू K। ठीक है, ये दोनों कंडीशन आ गई आपकी, किसकी है ये दोनों कंडीशन है, उप क्षेत्र की। तो आप इसके बाद में लिख सकती हो कि K योग और गुणा संक्रिया के लिए समवर्ती है, यानी कि इसके बाद में आप लिखोगे, इससे स्पष्ट है कि इससे स्पष्ट है कि जो पहली कंडीशन, पहली K योग तथा गुणा के लिए समवर्त है। ठीक है, हमने देख लिया योग और गुणा के लिए कि A अगर K में बिलोंग कर रहा है, B भी K में, तो A प्लस B भी किस में बिलोंग करेगा, K में, और A डॉट B भी K में। दूसरी कंडीशन क्या निकलेगी इसमें, K के प्रत्येक अवयव का, K के प्रत्येक अवयव का
योजक व गुणात्मक प्रतिलोम, योजक यानी योग के लिए या योगात्मक भी बोल सकते हो आप इसको, योजक या योगात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम के में है। ठीक है, यानी कि हमने देख लिया कि योग के लिए भी प्रतिलोम -b था और गुणा के लिए भी इसका प्रतिलोम क्या था, A इनवर्स था। ठीक है, तीसरी कंडीशन थी इसमें कि k अगर कंटेन कर रहा है f में, क्योंकि k तो उपक्षेत्र है f का, यानी कि f के सारे एलिमेंट्स किस में आएंगे, k में आएंगे, f में ज्यादा भी हो सकते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये योग के लिए अगर k कंटेन ऑफ f है, दिस इंप्लाइज k योग के लिए क्रम विनिमय व साहचर्य, क्रम विनिमय व किसके लिए देख रहे हैं हमें, योग के लिए, योग के लिए क्रम विनिमय व साहचर्य व बंटन नियम का, व बंटन नियम का पालन करता है। योग के लिए किस किस नियम का पालन करता है, क्रम विनिमय साहचर्य व बंटनशीलता का, तथा गुणा के लिए तथा गुणन के लिए साहचर्य नियम का पालन करता है। साहचर्य नियम का पालन करता है। योग के लिए तो तीनों प्रॉपर्टी होगी, क्रम विनिमय, साहचर्य व बंटनशीलता, और गुणा के लिए कौन सी प्रॉपर्टी होगी, साहचर्यता। अतः के क्षेत्र F का उपक्षेत्र है, अतः के क्षेत्र F का उपक्षेत्र है। ठीक है, यही थी हमारी कंडीशन कि अगर ये सारी प्रॉपर्टी आगे देखो, के योग और गुणा के लिए समवर्त हो गया, क्षेत्र में भी तो यही था, और के प्रत्येक अवयव का गुणात्मक और योगात्मक प्रतिलोम विद्यमान है हमारा के में। और तीसरी कंडीशन थी कि अगर के कंटेन ऑफ एफ, यानी कि के सारे एलिमेंट किस में जाएंगे, हमारे एफ में, तो के योग के लिए क्रम विनिमय, साहचर्य और बंटनशीलता तीनों का पालन करता है, तथा गुणन के लिए साहचर्य नियम का पालन करता है। तो यह के क्या है, क्षेत्र F का उपक्षेत्र है। ठीक है, यह हो गया आपकी थ्योरम कंप्लीट। वलय उपवलय हो गया, उपक्षेत्र हो गया। ठीक है, इसकी डेफिनेशन देख ली हमने और इसकी थ्योरम वगैरह देख ली। अब देखेंगे इसके एग्जाम्पल। ठीक है, पहले हमने उपवलय पढ़ा था, तो उपवलय का एग्जाम्पल है, ये आपके पास है उपवलय का एग्जाम्पल। ये एग्जाम्पल आप कर सकते हो तो कोशिश करना करने की, अगर नहीं करते हो तो हमारे नेक्स्ट वीडियो में इसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। ठीक है।